हेलो फ्रेंड्स, मैं शशांक सिंह आप सभी का आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो दोस्तों, हमें प्रयास करते रहना है, अपनी शिक्षा को निरंतर गतिशील बनाए रखना है। थोड़ा थोड़ा ही हम पढ़ें, थोड़ा थोड़ा ही हम सीखें, लेकिन जो भी सीखें वो एकदम क्लियर हो। कोई भी टॉपिक हो, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, जितना भी हम अध्ययन करते हैं वो सब कंठस्थ होता चले, समझते हुए चलें। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था जनसंख्या की गुणवत्ता के बारे में। अब हम आज पढ़ने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में बेरोजगारी के बारे में। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश की। तो आइए शकल की कहानी से इस बेरोजगारी वाले टॉपिक पर कुछ अध्ययन करते हैं। बेरोजगारी। शकल की मां शीला अपने घरेलू कामकाज और बच्चों की देखभाल तथा खेती के काम में अपने पति बूटा की मदद करती थी। शकल की मां का क्या नाम था? शीला। वह अपने घरेलू कामकाज में, बच्चों की देखभाल तथा खेती के काम में अपने पति बूटा की मदद किया करती थी। शकल का भाई जीतू और बहन सीतू। शकल के भाई बहन का नाम जीतू और सीतू था। अपना समय खेलने और घूमने फिरने में गुजारते थे। तो यह नहीं कहा जा सकता कि शकल का भाई जीतू और सीतू बेरोजगार हैं या इनके यहां बेरोजगारी है। यह नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि ये दोनों अभी रोजगार करने की उम्र में नहीं हैं। आइए आगे समझेंगे, पढ़ेंगे। बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जा सकती है जब प्रचलित मजदूरी की दर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सकें। यानी कि जो भी रोजगार, जो भी श्रमिक को देने का एक रेट, एक दर निर्धारित है, जब उससे भी कम दर में लोग काम करने के लिए राजी हो जाएं, सहमत हो जाएं और इच्छुक लोग रोजगार ना पा सकें, तो यह कहा जा सकता है कि बेरोजगारी बढ़ गई है या बेरोजगारी पूरी तरीके से व्याप्त हो गई है। शीला की रुचि अपने घर के बाहर के काम करने में नहीं है। शकल की जो मां है, इनकी इच्छा जो है यह बाहर के कामकाज को करने में नहीं है, क्योंकि ये घर के ही काम में इतनी व्यस्त रहती हैं कि बाहर का काम करने का अवसर ही नहीं आता। जीतू और सीतू बहुत छोटे हैं और उनकी गिनती श्रम शक्ति की जनसंख्या में नहीं हो सकती, और ना ही जीतू, सीतू और शीला को बेरोजगार कहा जा सकता है, क्योंकि जीतू और सीतू अभी इनकी उम्र सीमा जो है वो रोजगार करने की नहीं है, श्रम शक्ति की नहीं है, इसलिए इनको बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। जैसा कि यहां यह पूछा गया है ना, क्या आप शीला या जीतू या सीतू को बेरोजगार कह सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? तो इसका उत्तर हमको यही मिल गया, क्योंकि सीतू और जीतू अभी बहुत छोटे हैं और उनकी गिनती श्रम शक्ति की जनसंख्या में नहीं हो सकती है, और शीला को बेरोजगार नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि शीला घर में काम करती है और वो बाहर काम करने की इच्छुक भी नहीं है, इसलिए उसको हम बेरोजगार नहीं कह सकते हैं। श्रम बल जनसंख्या में वे लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी उम्र 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच है। इसलिए कहा जाता है कि बाल मजदूरी पर रोक लगाना है, यानी 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको श्रम शक्ति में नहीं लाया जा सकता है, उनको रोजगार की श्रेणी में
ला करके ये नहीं कह सकते कि ये बेरोजगार हैं, इनको कोई काम नहीं मिल रहा है। और वो इसी श्रेणी में आएंगे जिनकी उम्र 15 से 59 वर्ष के बीच की है, वो श्रम बल जनसंख्या की श्रेणी में आते हैं। तो सकल के भाई और बहन अभी इस आयु वर्ग में नहीं आते, वो 15 साल से भी छोटे हैं, इसीलिए उनको हम बेरोजगार नहीं कह सकते हैं। सकल की मां शीला, अब सकल की मां शीला को हम बेरोजगार क्यों नहीं कह सकते, आइए जानते हैं। सकल की मां शीला परिवार के लिए काम करती है, वह अपने घर से बाहर जाकर काम करने की इच्छुक भी नहीं है, इसलिए हम उसको बेरोजगार नहीं कह सकते हैं। यद्यपि सकल के दादा दादी और नाना नानी, जिनका इस कहानी में कोई भी उल्लेख नहीं है, हम उनको भी बेरोजगार नहीं कह सकते हैं। भारत के संदर्भ में अब आइए देखते हैं कि बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। भारत के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांव में ही बेरोजगारी है, अगर देखा जाए तो शहरी क्षेत्र में भी बेरोजगारी ने अपने पांव पसार रखे हैं। तथापि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति में अंतर है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट की जो नेचर है उसमें डिफरेंस है ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है? ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जानी जाती है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दो प्रकार की होती है, पहला मौसमी बेरोजगारी, दूसरा प्रच्छन्न बेरोजगारी। और जो अगर नगरीय क्षेत्रों में देखा जाए, सिटी एरिया में अगर हम देखते हैं तो वहां आपको मोस्टली शिक्षित बेरोजगारी यानी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट मिलेगा। वहां जो पढ़े लिखे लोग हैं वही वहां बेरोजगार के रूप में बैठे हुए हैं। आइए अब जानते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी है वह होती क्या है। मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं और प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं, आइए इसका हम विस्तार से वर्णन करते हैं। तो मौसमी बेरोजगारी यह पूछा जा सकता है, यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ग्रामीण क्षेत्रों और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति के आधार पर वर्णन कीजिए। तो हम क्या कहेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में मोस्टली अब क्या देखने को मिलता है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वही अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। तो मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं? मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसको हम सीधा सीधा इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो सीजनेबल काम रहता है, यानी कि जिस फसल की जब सीजन आती है, जब उसका मौसम आता है, तब लोगों को रोजगार मिलता है। और जब उसी फसल का सीजन चला जाता है तब लोगों को रोजगार नहीं मिलता, वो फालतू बैठे रहते हैं। तो वही अनएम्प्लॉयमेंट है, वही बेरोजगारी है कि समय समय पर उनको काम मिलता है। अब जैसे खेती का ही देख लें तो जो लोग खेती पर आश्रित हैं वो ज्यादातर इस समस्या से जूझते हैं। जैसे धान की फसल होती है, रबी खरीफ की फसलों को बांटा गया है ना, तो जैसे रबी की जब फसल हो जाती है तो जब तक रबी की फसल की कटाई नहीं हो जाती है तब तक वो लोग बेरोजगार की तरह ही बैठे रहते हैं। जब कटाई का समय आता है तो लोग रोजगार पा जाते हैं। और जब सेम वही कंडीशन रबी में भी रहता है, रबी खरीफ, यानी धान का समय हुआ तो लगा दिया, बुआई कर दिया, अब जब तैयार होगा तभी तो कटेगा। तो जब तक कटाई के योग्य नहीं हो रहा है तब तक वो लोग फालतू ही बैठे हैं, बिना रोजगार के ही बैठे हैं। तो यही है मौसमी बेरोजगारी।
वर्ष में कुछ व्यस्त मौसम होते हैं, जब बुआई, कटाई, निराई और गहाई होती है। कुछ विशेष महीनों में कृषि पर आश्रित लोगों को अधिक काम नहीं मिलता है। साल के कुछ ऐसे महीने हैं जिनमें खेती किसानी से संबंधित कोई भी वर्क नहीं होता है, तो ऐसे लोग बेकार में ही बैठे रहते हैं। दोस्तों, मौसमी बेरोजगारी के बारे में आप लोग जान गए होंगे। यदि फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों का निसंदेह बिना विलंब किए हुए उत्तर दिया जाएगा। सेकंड है प्रच्छन्न बेरोजगारी। आइए अब देखते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है। प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं। इसमें एक नियोजना होती है, उनके पास क्या होता है, भूखंड भी होता है, जमीन भी होती है जहां उन्हें काम मिलता है। ऐसा प्रायः कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है, जिनका एक फिक्स रहता है कि हां तुमको मेरे यहां काम करने आना है। अब जैसे 5 लोगों की जरूरत है तो 8 लोगों को लगा दिया गया, जबकि काम 5 ही लोगों का है, लेकिन हम लगा कितना रहे हैं, 8 लोगों को। तो इससे कोई भी ज्यादा आउटपुट नहीं निकलने वाला है। जैसे देखिए, हम पढ़ते हैं इसको कि किसी काम में 5 लोगों की नीड है, जरूरत है, लेकिन उसमें 8 लोग लगे होते हैं। इनमें कितने लोग अतिरिक्त हैं, 3 लोग इसमें अतिरिक्त हैं। ये तीनों इसी खेत पर काम करते हैं जिस पर 5 लोग काम करते हैं। अब इन तीनों के द्वारा दिया हुआ अंशदान 5 लोगों द्वारा दिए गए योगदान में कोई बढ़ोतरी नहीं करता। यानी इससे यह सिद्ध होता है कि ये तीनों लोग बिना मतलब के ही हैं। इनके जो श्रम के रूप में अंशदान दे रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। अगर 3 लोगों को हटा दिया जाए तो खेत की उत्पादकता में कोई कमी भी नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि यदि हम 3 लोगों को वहां से रिमूव कर दें तो हमारी जो उत्पादक क्षमता है उसमें कमी आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। खेत में 5 लोगों के काम की आवश्यकता है और 3 अतिरिक्त लोग प्रच्छन्न रूप से नियोजित होते हैं। यही जो 3 अतिरिक्त लोग प्रच्छन्न रूप से होते हैं नियोजित, इसी को हम प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। अब अगर हम शहरी क्षेत्रों की बात करें तो शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य परिघटना बन गई है। यानी कि वहां लोग पढ़े लिखे होकर के भी उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी की श्रेणी में आ रहे हैं। मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रीधारी अनेक युवक रोजगार पाने में असमर्थ हैं। अब इसका कारण कुछ भी हो सकता है कि जो डिग्री उनके पास है उसके जैसा उनके पास नॉलेज नहीं है, क्योंकि आजकल तो ऐसा भी होता है कि लोग डिग्रियां खरीद लेते हैं जबकि प्रैक्टिकली उनको नॉलेज कुछ भी नहीं होता है। तो अब ऐसे लोगों को रोजगार ना मिले तो उसमें किसी भी फर्म की या किसी भी गवर्नमेंट की कौन सी गलती है? क्योंकि डिग्री के हिसाब से हमारी योग्यता भी तो होनी चाहिए, और जो डिग्री है उस हिसाब से हमारी योग्यता है ही नहीं, तो क्या मतलब है ऐसी डिग्री का? एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर युवकों में बेरोजगारी अधिक तेजी से बढ़ी है। अगर कंपैरिजन किया जाए मैट्रिक यानी हाई स्कूल वालों से, इंटर वालों से, ये यानी कि जो स्नातक किए हैं, जो ग्रेजुएशन किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, इनकी संख्या ज्यादा है अनएम्प्लॉयमेंट में। क्यों ज्यादा है? क्योंकि जो लोग ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं उनका ये मंतव्य है, उनका ये मानना है कि भाई हम तो ग्रेजुएशन किए हैं, ग्रेजुएट हैं, हम कैसे जाकर के मैट्रिक वालों के समकक्ष जॉब करें, रोजगार करें। तो यह जो उनका मेंटली सोच होती है ये उनको नीचे ले जाती है, यही उनको रोजगार नहीं दिलाती है। तो कोई भी काम
छोटा या बड़ा नहीं होता है। हर एक काम का अपने आप में महत्व होता है, इंपॉर्टेंस होता है। तो यही कारण है कि जो मैट्रिक वाले रोजगार जल्दी पा जाते हैं और रोजगार में संलग्न हो जाते हैं, जबकि स्नातक और स्नातकोत्तर वाले अपने आप को श्रेष्ठ समझने के चलते जॉब नहीं कर पाते। एक और तकनीकी अर्हता यानी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो है प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी है, तो दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल की कमी है। देखिए, एजुकेशन और स्किल्स ये दोनों होनी चाहिए। बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। अब अगर बेरोजगारी व्याप्त है तो जो भी हमारे संसाधन रहेंगे उसका बुरी तरह से दोहन होगा, बर्बाद होता है। जो लोग अर्थव्यवस्था के लिए परसंपत्ति होते हैं, तो कहां कोई कहे अर्थव्यवस्था बढ़ाने को, तो अर्थव्यवस्था को ही डिक्रीज करते रहते हैं। बेरोजगारी के कारण दायित्व में बदल जाते हैं। युवकों में निराशा और हताशा की भावना होती है। अब जैसे बहुत सारे युवक ऐसे हैं जो कि विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन जब उनको रोजगार, उनको जॉब नहीं मिलती है तो उनके मन में एक हताशा की भावना आती है, निराशा की भावना आती है। निराश हो जाते हैं कि अब हम इतना पढ़े लिखे फिर भी हमको जॉब नहीं मिली, तो ऐसे पढ़ाई लिखाई करने से क्या मतलब है। लेकिन निराश नहीं होना है, चलते रहना है, कोशिश करते रहना है। जैसा कि कहा गया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अंतिम क्षण तक हमें लड़ाई लड़ते रहना है, हमें प्रयास करते रहना है, क्योंकि कहा गया है कि गुच्छे में पड़ी हुई चाबी कभी न कभी ताला खोल ही देती है। तो यह प्रयास करते रहना है हम लोगों को, निराशा नहीं आने देना है, हमको ऑप्टिमिस्टिक बनना है, आशावादी। आशा की एक किरण ही हमारे लिए काफी है। उम्मीद होनी चाहिए, जैसा कि कहा जाता है कि उम्मीद पर ही पूरी दुनिया टिकी हुई है। लोगों के पास अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त मुद्रा नहीं होती। ये नेचुरली बात है कि हमारे पास रोजगार नहीं होगा, हम बेरोजगार रहेंगे, तो हम अपने परिवार का, अपनी फैमिली का भरण पोषण कैसे कर पाएंगे। और रोजगार ना होने की कंडीशन में हम अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य को भी अपने बच्चों के लिए प्रदान नहीं कर पाएंगे। यह एक बड़ा सामाजिक अपव्यय है। बेरोजगारी से अगर देखा जाए तो आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है। भाई बेरोजगारी रहेगी और एक ही लोग कमा रहे हैं और पूरी फैमिली अगर वैसे ही बैठी है तो बोझा एक हुआ कि नहीं हुआ। कमाएगा एक, खाएगा पूरे परिवार। तो ऐसा अगर होता है तो बेरोजगारी से ये साफ साफ संकेत आता है कि हमारे जो आर्थिक बोझ हैं वह और बढ़ गया है। कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारों की निर्भरता बढ़ती है। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि मान लो एक फैमिली में 4 लोग काम करने वाले हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट एक ही लोग काम कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, जो काम कर रहे हैं इसका मतलब ये कार्यरत हैं, ये कार्य में लगे हुए हैं। बाकी जो 3 लोग और हैं वो इन्हीं जो कार्यरत हैं इन्हीं पर वो डिपेंड हैं, निर्भर हैं। तो इससे क्या हुआ कि इनका दायित्व और बढ़ा कि नहीं बढ़ा, इनकी गुणवत्ता में कमी आई कि नहीं आई। जब किसी परिवार को मात्र जीवन निर्वाह स्तर पर रहना पड़ता है तो उसके स्वास्थ्य स्तर में एक आम गिरावट आती है और स्कूल प्रणाली से अलगाव में वृद्धि होती है। स्वाभाविक बात है कि अगर हमारे पास अच्छा पैसा नहीं रहेगा तो हम अपने बच्चों को उच्च शिक्षा और उच्च स्वास्थ्य नहीं दे पाएंगे, जिसका सीधा सीधा असर उनके जीवन पर कुछ ही समय बाद दिखाई देने लगता है। इसीलिए किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का अहितकर प्रभाव पड़ता है।
बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। यदि बेरोजगारी में कंटिन्यूअसली डेवलप हो रहा है तो यह समझ लेना है कि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का यही सूचक है। यह संसाधनों की बर्बादी भी करता है। बेरोजगारी जो है यह संसाधनों की बर्बादी भी करता है जिन्हें उपयोगी ढंग से नियोजित किया जा सकता था, जिन संसाधनों का हम एक प्लानिंग के तहत, एक योजना के तहत कहीं ना कहीं यूज में ला सकते थे। अगर लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सका तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व बन जाएंगे। अगर हम सांख्यिकीय रूप से भारत में बेरोजगारी की दर को देखें तो सांख्यिकीय रूप से भारत में बेरोजगारी की दर निम्न है। यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि सांख्यिकीय रूप से भारत में बेरोजगारी की दर कैसी है, तो हम क्या बताएंगे? सांख्यिकीय रूप से भारत में बेरोजगारी की दर निम्न है। बड़ी संख्या में निम्न आय और निम्न उत्पादकता वाले लोगों की गिनती नियोजित लोगों में की जाती है। पूरे वर्ष काम करते प्रतीत होते हैं, लेकिन उनकी क्षमता और आय के हिसाब से यह उनके लिए सफिशिएंट नहीं है। वे काम तो कर रहे हैं पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये काम उन पर थोपे हुए हैं, इसलिए वे शायद अपनी पसंद का कोई अन्य काम करना पसंद कर सकते हैं। गरीब लोग बेकार नहीं बैठ सकते, वे किसी भी काम से जुड़ जाना चाहते हैं, चाहे उससे कितनी भी कमाई हो। जो गरीब लोग होते हैं वो ये शर्म नहीं करते कि मैं ये काम शुरू करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। उनका मेन मकसद ये होता है कि जो बेरोजगारी है उसको कैसे दूर हटाया जाए और अपने फैमिली का जीविकोपार्जन, अपने फैमिली का भरण पोषण कैसे किया जाए। अब इसके बाद आता है कि इसके क्षेत्र क्या क्या हैं। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में स्वरोजगार एक विशेषता है। यद्यपि सभी लोगों की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी पूरा परिवार खेतों में काम करता है। इस तरह कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। तो समझ में आया प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं। लेकिन जो भी उत्पादन होता है उसमें पूरे परिवार की हिस्सेदारी होती है। खेत में काम में साझेदारी और उत्पादित फसल में हिस्सेदारी की धारणा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की कठिनाइयों में कमी लाती है। परिवार से अधिक श्रम रोजगार की तलाश में गांवों से शहरों की ओर प्रवास करते हैं। जब गांव में रोजगार नहीं रहता है तो गांव से लोग शहर की तरफ पलायन करते हैं कि चलो कम से कम वहां चल करके हम कुछ काम धंधा करेंगे, कुछ धन का अर्जन करेंगे। इसके लिए वो गांव को छोड़ करके अन्य स्टेट की तरफ बढ़ते रहते हैं। आइए उपरोक्त तीनों क्षेत्रकों में रोजगार के परिदृश्य की चर्चा करें। कृषि का सबसे अधिक अवशोषण करने वाला अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कृषि है। पिछले वर्षों में पूर्व चर्चित प्रच्छन्न बेरोजगारी के कारण कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता में कुछ कमी आई है। अगर हम बात करें कि पिछले वर्षों में जो चर्चा में था कि प्रच्छन्न बेरोजगारी बहुत अधिक है, तो उसके अगेंस्ट अगर देखें तो कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता में कुछ कमी आ गई है। कृषि अधिशेष श्रम का कुछ भाग द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्र में चला जाता है। जैसा कि मैंने क्षेत्रक के बारे में सेकंड वीडियो में ही बताया था कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं, तृतीयक क्षेत्र किसे कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्रक में छोटे पैमाने पर होने वाले
विनिर्माण में श्रम का सबसे अधिक अभिशोषण है, जबकि तृतीय क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आदि इस तरह की विभिन्न नई सेवाएं सामने आ रही हैं। आइए यह जानने के लिए एक कहानी पढ़ें कि कैसे लोग अपने गांव की अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति बन जाते हैं। दोस्तों, यदि आपको इतने भी टॉपिक में बताए हुए मेरे द्वारा कहीं भी कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो इस लेसन से, इस चैप्टर से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं अभ्यास में उनको लेकर के रहेगा। मैं सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन कराऊंगा। यदि इन सभी में से कोई भी प्रॉब्लम्स है आप निसंकेत पूछ सकते हैं, निसंदेह। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।